नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान विषय कक्षा 10 का रिवीजन कोर्स। हम आज पहला अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं और इस अध्याय में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। वो आपके सारे कन्फ्यूजन जो पहले रह गए हैं उन सभी को अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे और एग्जाम को देखते हुए रिवीजन करना जरूरी है। तो तैयार हो जाओ बच्चों रिवीजन करने के लिए। और आज हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इसको स्टार्ट करें उससे पहले अपन देखते हैं कि कुछ परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को अपन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन की किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन होता है बाहरी रूप से, यानी उन परिवर्तनों को हम कोई चेंज हो जाए, किसी चीज में बदलाव हो जाए तो उसको हम वापस उसकी पहले की अवस्था में ला सकते हैं। यानी कि वो परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन के साथ साथ हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन। उन रासायनिक परिवर्तनों में हम पाते हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस अलग होते हैं, मतलब उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बनाया, अब दही से हम वापस दूध तो नहीं बना सकते। किसी चीज का जलना, हमारा पाचन क्रिया, लोहे में जंग लगना, ये जो तमाम परिवर्तन हैं ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इनके आंतरिक संगठन में चेंज होता है और इस चेंज से एक नया पदार्थ बनता है, नई चीज बनती है और उसको हम पुनः इनकी पहले की अवस्था में नहीं ला सकते। चलो आओ समझते हैं। तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उन किसके द्वारा होते हैं? वो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से बने उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाकर के एक जो नया पदार्थ बना वो बना जल। क्या बना? जल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ये नया पदार्थ बना, दो पदार्थों से मिलकर के एक नया पदार्थ बना। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो पदार्थों के मध्य में क्रिया हुई, उनके अंदर परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के द्वारा एक नया पदार्थ बना। इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक है हमारा समीकरण। कि सर समीकरण क्या है? कि समीकरण है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे ये रासायनिक एक अभिक्रिया लिख रखी है हमने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर के हमने बनाया जल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी उसको बहुत छोटे रूप में लिखना। अब छोटे रूप में हम कैसे लिखेंगे? यानी ये लिख रखी है हमने शब्द रूप में। किसमें है? शब्द रूप में। ये भी एक समीकरण है। ये भी क्या है? एक समीकरण है। ये कैसा है? शब्द रूप में। इसी समीकरण को हम प्रतीक रूप में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? प्रतीक रूप में। प्रतीक रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। जल का क्या होता है? H2। तो यहां पर ये हो गई अभिक्रिया और अभिक्रिया का ये है समीकरण। क्या है? समीकरण। जैसे दूसरा समीकरण लिखते हैं, मान लो एक अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया यानी मैग्नीशियम
ने ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक अभिक्रिया है। अब हमको इसका क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, यानी इस अभिक्रिया को हमको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप में प्रतीक रूप में लिखना है। तो हम मैग्नीशियम का प्रतीक जानते हैं हम Mg, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं O2। तो यहां पर बनेगा हमारा MgO, MgO बनेगा। ये हुई बात समीकरण की। अब समीकरण के कुछ भाग होते हैं, समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं ये अपन देखेंगे। समीकरण, एक समीकरण लिखते हैं अपन यहां पर, मैग्नीशियम प्लस O2 बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर तुमको इसमें दो भाग दिखाई दे रहे होंगे कि एक तो सर तीर से इधर वाला है और एक इधर वाला है। तो जो तीर के इधर वाला भाग है, यानी जिनके द्वारा अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उस भाग को हम कहते हैं अभिकर्मक या अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद। अभिक्रिया, अभिकर्मक और उत्पाद को अलग करने के लिए हम यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर के निशान का। यानी ये तीर का निशान हमें ये बताता है कि अभिक्रिया किस साइड से हुई है और कहाँ संपन्न हुई है। यानी इधर से हुई अभिक्रिया तो तीर का निशान हमें ये बताता है कि ये संपन्न यहाँ पे हुई है। इसके बाद में कि सर अभिकर्मक को कहाँ लिखते हैं, तो अभिकर्मक को किसी भी समीकरण में लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लिखते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जबकि अभी का उत्पाद को लिखते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड में। दोनों को अलग करने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, तीर का। किसका लगाते हैं, तीर का। और अभिकर्मक को, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया किसी एक चीज में तो होगी नहीं, अभिक्रिया के लिए दो अभिकर्मक चाहिए या अभिकारक चाहिए, तो उनको अलग करने के लिए हम जोड़ने के लिए प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर समीकरण हमने यहाँ पर लिखा MgO2, नया उत्पाद बना MgO। क्या ये समीकरण बच्चों सही है, ये यहाँ पर समझने वाली चीज है। क्या ये समीकरण सही है, इसलिए यहां पर समीकरण को कैसे चेक करें कि ये सही है, तो यहां पर एक शब्द काम में लेते हैं हम, संतुलन। क्या लेते हैं, संतुलन। संतुलन किसका, समीकरण का। किसका, समीकरण का। समीकरण का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब संतुलन कैसे होगा, जैसे तुमने तराजू से किसी चीज को तोला होगा, तो तोलने पर हमको पता है कि अगर जब तक उसके दोनों भाग बराबर नहीं आएंगे तब तक कोई चीज तुलेगी नहीं, या तब तक उसको हम सही नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि Mg और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये सही है, तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, कि चेक करते हैं सर कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी तत्व हैं, जितने भी यौगिक हैं, उनकी संख्या चेक करनी है हमको। क्या करनी है, संख्या चेक करनी है, कुछ नहीं करना। जैसे इधर मैग्नीशियम है, तो सर मैग्नीशियम किधर है, इतना 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमको टोटल अभिकर्मक जितनी भी उनकी संख्या है वो काउंट कर लेनी है। जैसे मैग्नीशियम है तो सर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। अब बात करेंगे उत्पाद की, कि उत्पाद में कितने हैं, कि मैग्नीशियम कितना है उत्पाद में, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, सर ऑक्सीजन तो इधर 1 ही है। तो यहाँ पर ये तराजू तुला नहीं है। तुला नहीं है मतलब एक रासायनिक समीकरण के जो दोनों भाग हैं वो अभी भी असंतुलित हैं, यानी वो संतुलित नहीं। क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है, क्या नहीं है, संतुलित नहीं है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं कंकाली समीकरण।
अब कंकाली समीकरण है तो इसको अब संतुलित करना पड़ेगा कि सर संतुलित क्यों करें, तो संतुलित करना क्यों जरूरी है उसको समझते हैं कि सर संतुलन समीकरण संतुलित के महत्व कि सर एक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्या महत्व है उसके। तो हमने यहाँ पर एक नियम पढ़ने वाले हैं और वो है, क्या नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है बच्चों, बहुत बढ़िया नियम है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। तो ये रासायनिक समीकरण का महत्व है। क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका निर्माण किया जा सकता है। यह है द्रव्यमान बदलते हैं, यानी जो दोनों भाग हैं एक अभिक्रिया के उन दोनों में द्रव्यमान की संख्या समान होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चलो देखते हैं, हम सीखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना, इस संतुलित को अपन चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे, एक एक चरण वाइज चरण। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखता हूं। अभिक्रिया मैंने लिखी Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ये एक अभिक्रिया लिखी है, तो क्या ये संतुलित है, चेक करें। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जितने भी RHS राइट हैंड साइड में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को लिख लेना है। तत्व कितने हैं, Zn है, दूसरा कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इस प्रकार से जमा लेना है। उसके बाद में इनका द्रव्यमान या फिर इनकी संख्या, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको द्रव्यमान संख्या याद नहीं है तो हम इनकी संख्या से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जितनी संख्या होगी उतना ही द्रव्यमान होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अभिकर्मक, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या, और इधर लिखेंगे उत्पाद में। तो सबसे पहले अभिकर्मक में चेक कर लो, Zn कितने हैं, 1 है सर, कॉपर कितना है, 1 है, सल्फर कितना है सर, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 है। दूसरा इधर उत्पाद में चेक कर लो, सल्फर जिंक कितने हैं, 1 है, कॉपर कितने हैं, 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ देख पा रहे हैं अपन कि अभिकर्मक और उत्पाद दोनों में जो तत्वों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो समान है। क्या है, समान है। तो इस स्थिति को या इस समीकरण को हम कह सकते हैं, ये कैसा समीकरण है बच्चों, संतुलित। कैसा है, संतुलित। क्यों, क्योंकि देखो अभिकारक में 1 Zn है तो उत्पाद में भी 1 है, कॉपर में 1 है, उत्पाद कॉपर में भी 1 है, सल्फर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 1 है, ऑक्सीजन। ऐसे समीकरण को हम कहेंगे संतुलित समीकरण। अब यहाँ पर अपन समझेंगे कि कोई असंतुलित समीकरण है तो उसको हम संतुलित कैसे करें, किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करें। O3 क्या बना, H2, क्या बना, H2। अब यहां पर समीकरण को संतुलित कैसे करें समझते हैं। एक अभिक्रिया है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। देखो बच्चों, ये एक रासायनिक समीकरण है
एक अभिक्रिया है कि आयरन प्लस जल फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हमको चेक करना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है। तो सबसे पहले तो हम चेक करें अभिकारक में, सबसे पहले चेक करेंगे वही तत्व, फिर अभिकारक, कारक और उत्पाद। तत्व की बात, अभिक्रिया में Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजें हैं। तो अब अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में कितने Fe हैं? एक है, हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है। अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में आयरन तीन है, हाइड्रोजन दो हैं और ऑक्सीजन चार है। तो देख पा रहे बच्चों यहाँ पर इन सभी की संख्या असंतुलित है, यानी अभिक्रिया में इस समीकरण में दोनों तरफ की जो संख्या है परमाणुओं की वो असमान है। इधर आयरन एक है, इधर तीन है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है और ऑक्सीजन इधर एक है लेकिन इधर चार। तो ऐसे कोई रासायनिक समीकरण को हमको किस प्रकार संतुलित करना है इसको अपन समझते हैं, चरणबद्ध तरीके से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, चेक कर लेना है, क्योंकि चेक करना जरूरी है, क्या पता कोई समीकरण संतुलित ही हो पहले से। तो हमने चेक कर लिया, हमें पता चल गया कि ये रासायनिक जो समीकरण है ये असंतुलित है। तो असंतुलित को क्या करेंगे, चेक कर लिया। और सबसे पहले चरण नंबर 1 क्या करना है, आपको सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में जो जो तत्व दे रहे हैं उनके ऊपर गोला कर लेना है। क्या कर लेना है कि Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये दे रखे हमको। तो सबसे पहले तो आपको गोला कर लेना है। गोला क्यों किया सर? गोला इसलिए किया क्योंकि कोई भी हम जो बदलाव करेंगे वो इनके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर किया तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो गलत हो जाएगी, उसमें जो उत्पाद होना है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने बॉक्स लगाया ताकि हम इनके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरे चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में बेटा सबसे पहले हमको उस तत्व को संतुलित करेंगे हम जो ज्यादा असंतुलित है, यानी जिसमें परमाणुओं की संख्या है वो अलग अलग है, अलग अलग तो है ही है, यानी कि जिसमें अंतर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अंतर। तो यहां से आप चेक करो कि सबसे ज्यादा अंतर किसमें है। आयरन में 2 का अंतर है, ऑक्सीजन में 3 का अंतर है, तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन को यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। नोट कर सकते हैं आप। वीडियो को बंद करके अपन नोट कर सकते हैं कोई भी चीज है उसको। तो हम चरण 2 में क्या करना है, सबसे पहले अंतर पता करना है। सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, हमको पता चल गया ऑक्सीजन में था, तो हम यहां से करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए पहले तो ये देखो कि सर ऑक्सीजन किस किस यौगिक में है, किस किस यौगिक में है। तो बात करें कि अभिकारक, तो अभिकारक में कहां है, अभिकारक में तो सर इसमें है, किसमें है, इसमें है। और कितनी है, एक ही है, कितनी है, इस यौगिक में है और एक है। उसके बाद में उत्पाद में भी चेक करना है कि उत्पाद भी कौन सी यौगिक में ऑक्सीजन है, तो कौन से में है, ये सर फेरिक ऑक्साइड, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में है। और कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है। यही तो चेंज करना है अपन को भाई, यही तो समान करना है, इधर 4 है इधर 1 है, तो क्या करें, ये 4, तो यहां पर क्या करना है, 1 गुना 4 बराबर क्या हो गया, 4 हो गई। यानी कि 1 से ये जो इसके एक भाग लिखा हुआ है हमको इसमें कितना लगाना है, 4 लगाना है। 4 लगाने से ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो चलो लगाते हम। हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2।
क्या परिवर्तन देखा कि हमको कहाँ लगाना है, इस H2O पे चार्ज लगाना है। कहाँ लगाना है, H2O पे, और जो भी कहाँ लगाना है, बाहर लगाना है, क्योंकि अंदर तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमने तो उसके ऊपर बॉक्स बना रखा है। तो चार हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब हमने देखा कि अब ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। अब हम तीसरे चरण में किसको संतुलित करेंगे, जिसमें अंतर ऑक्सीजन से कम था, चरण नंबर 3। तो किसमें अंतर था, हाइड्रोजन में। किसमें था, हाइड्रोजन को संतुलित करना, हाइड्रोजन को संतुलित, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन को देख लो, अब इधर हाइड्रोजन को देखेंगे अपन, तो पहले वही अभिकारक में कितने हैं हाइड्रोजन, देखो कितने हैं, 2 और गुना 4, तो 8 है। कितने हैं, तो हम करेंगे यहाँ पर H2O में कितने हैं, 8 है सर। उत्पाद की बात करें, उत्पाद में कितने हैं, तो सर उत्पाद में तो सिर्फ H2 ही है। क्या है, H2 ही है, यानी कि सिर्फ 2 ही है। क्या है, 2 ही है, 2 हैं। उसके बाद में इधर के चेंज करने, इधर 8 है, तो 2 को 8 के बराबर करने के लिए कितने से गुना करना है, 4 से। कितने से करना है, 4 से, यानी कि 2 को H2 के आगे कितना लगाना है, 4 लगाना है, तब जाकर के हाइड्रोजन बराबर होंगे। तो यहां पर अभिक्रिया हमारी क्या बनेगी सर, अभिक्रिया बनेगी Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये थी ना, ये थी चेंज सिर्फ कहाँ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ H2 पे, और H2 पे कितना लगाना है, 4। कितना लगाना है, 4। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया, अब हमारा बचा है आयरन। तो चरण चौथा, किसको संतुलित करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। तो वही चेक करेंगे पहले, आयरन अभिकारक में कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, अभिकारक में 3 करने हैं, तो 1 की जगह कितना आ जाएगा, 3। तो हम यहां पर लिख सकते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H। क्या करना है, 3 लगाना है। क्या लगाना है, 3 लगाना है। अब हम को जो अगला चरण है उसमें चेक करना है, उसमें क्या करना है, चेक करना है। क्यों, क्योंकि हमने बारी बारी से सभी तत्वों को संतुलित कर लिया है। तो अब हमें एक बार चेक करना है, क्या हमारे सभी परमाणु की संख्या समान हो चुकी है अभिकारक और उत्पाद में। जैसे देखो इधर 3 है, चरण नंबर 5, Fe कितने, 3 है अभिकारक में, हाइड्रोजन सर 8 है, ऑक्सीजन कितनी है, 4। इधर देखें, इधर Fe 3 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 4। 3 3 8 8 और 4 4। अतः हम कह सकते हैं जो ये हमारा रासायनिक समीकरण है ये पूर्णतः संतुलित है। अब हमने बारी बारी से समझा है, अंत में चेक करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करोगे हो सकता है गलती से आपका कोई रह जाए, इसलिए अंत में चेक करना जरूरी है कि जो भी परमाणु की संख्या हमने बराबर किया अभिकारक उत्पाद में वो समान है या नहीं है। तो जो हमने इस अभिक्रिया को संतुलित किया है, तो इसको एक विधि द्वारा संतुलित किया है, उस विधि का नाम है, विधि का नाम नोट कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल। ये विधि है, कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि। अब सर के हिट एंड ट्रायल विधि क्यों है, क्योंकि हमने इसको ना ट्रायल कर करके, यानी बार बार देखो, अगर ये संतुलित नहीं हुआ 3 की जगह 4 लगाओ, 4 की जगह 2 लगाओ, 2 की जगह 5 लगाओ, तो इसलिए इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल।
जब तक बदलते रहो, लगाते रहो, जब तक कि संतुलित नहीं हो। आई बात समझे बच्चों? अब आपका यहाँ पर समाप्त होता है रासायनिक समीकरण। तो हमने इसमें रासायनिक समीकरण में आपको रासायनिक समीकरण कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, उसके अलावा अपन ने देखा कि एक रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको कई बार पूछा गया है, 4 नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करो। छोटे में पूछा जा सकता है। अब आपके लिए यहाँ पर आप नोट कर लें, मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। यहां पर चेक करना है क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं, हल करना। नहीं आए कमेंट करना। यहां तक के चैप्टर में अगर कोई प्रश्न में कंफ्यूजन है तो वो प्रश्न आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। चेक करें। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन, पांचवी उपचयन अपचयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स। इसके अलावा भी अभिक्रिया तो और अभी बहुत सारी अभिक्रिया हैं। अपन संयोजन में पढ़ेंगे बेटा कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी, और वियोजन के अंदर पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी। इस चैप्टर के हिसाब से ये प्रमुख अभिक्रिया हैं। इनके अलावा भी अभिक्रिया बहुत सारी होती हैं जो अपन चैप्टर वाइज चैप्टर समझेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कई बार तो क्या प्रश्न पूछ लेता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखो, किन्हीं 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखो, किन्हीं 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण सहित समझाओ। क्या करो, उदाहरण सहित समझाओ। हमको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है और उसके साथ में एक एग्जाम्पल देना है, एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है। नोट करो। अब अपन सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन। तो नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन। संयोजन का मतलब है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या है, जोड़ना। किन्हीं 2 तत्वों को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, एक नया उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नया उत्पाद बनाएंगे। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं परिभाषा लिखूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अपन ऐसी अभिक्रिया एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार। जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल डालते हैं तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है CaOH का होल CaOH का होल 12, और इसके साथ साथ में ये अभिक्रिया हमको प्राप्त होती है ऊष्मा। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना। दूसरा है जल। दूसरा क्या है? जल। जब इन दोनों के मध्य में अभिक्रिया होती है, यानी ये दोनों जुड़ते हैं, तो जुड़ने पर एक हमें नया उत्पाद प्राप्त होता है जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बोल देते हैं भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना। ये बिना भुजा हुआ चूना और ये भुजा हुआ चूना। भाई अब बिना भुजे चूना है, उसमें पानी डालेंगे तो भुजेगा कि नहीं भुजेगा? तो बस यही बात है, ये बिना भुजा था, पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद में ये हुआ भुजा हुआ चूना। और अंत में हमें प्राप्त हुई ऊष्मा। क्या प्राप्त हुई? ऊष्मा। तो मैंने कहा था कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी। ये सर ऊष्माक्षेपी क्या है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। अपन इसका उपयोग, जैसे अपन ने घर में कभी क्या है, कलर करने के लिए अपन एक चूना आता है, वो चूने को लेकर आते हैं तो पानी डालते हैं। तो पानी डालने पर क्या होता है, उसमें से गैसें निकलती है और वो पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो वो यही है उसके अंदर, यानी जो पानी गर्म हुआ किसके कारण हुआ? ऊष्मा के कारण। किसके कारण? ऊष्मा के कारण, ताप के कारण वो पानी गर्म होता है, उसमें उबाल आते हैं, बॉयल होता है वो पानी। तो इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे कोयले का दहन। क्या है? कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले को जलाएंगे तो कार्बन, कोयला प्लस O2, यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी निकलती है? जब भी हम कार्बन कोयले को जलाते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। ऊष्माक्षेपी की परिभाषा आपने नोट की होगी, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़ी है। संयोजन अभिक्रिया इसकी बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। विपरीत यानी इसमें हम जोड़ते हैं, इसमें तोड़ेंगे। जोड़ते हैं इसमें और इसमें क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसमें हमने दो या दो से अधिक अभिकर्मक को मिलाकर एकल उत्पाद बनाया था। यहां पर हम क्या करेंगे कि एकल अभिकर्मक को ऊष्मा देकर के तोड़ेंगे, क्योंकि कोई चीज है तोड़नी है तो बिना किसी कार्य के वो नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी उसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर यहाँ पर एक या एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होंगे। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक से एक या एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल है बेटा Fe2SO4। अगर इसको हम ऊष्मा दें, इसको हम क्या दें? ऊष्मा देंगे, क्योंकि बगैर ऊष्मा के टूटेगी नहीं। ऊष्मा दी तो ये टूटेगी किसमें? Fe2O3। किसमें टूटेगी? Fe2O3। और क्या टूटेगा? SO2। और क्या टूटेगा? SO3। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि किसी भी एकल अभिकारक को ऊष्मा देकर के तोड़ेंगे तो वो एक से
अधिक उत्पाद में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनको तोड़ने के लिए या संपन्न करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब वो ऊष्मा का अवशोषण करती है। संपन्न होने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया समझ गए। अगली आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कैसी स्थापन, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक, मैं परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक किसी दूसरे यौगिक से तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व है जो किसी दूसरे यौगिक से उसको उसी के यौगिक से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, बदल देगा। जैसे एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस C। देखो ये एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का कि जो Zn था, इस Zn ने कॉपर को इसी के यौगिक से प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर कौन पहुंच गया, खुद, और कॉपर को कहां निकाल दिया, बाहर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसी के यौगिक से क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में है कौन सी है, द्विव। इसमें क्या होता है, इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों अभिकर्मक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों अभिकर्मकों के जो तत्व हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी एक की जगह उठकर वो चला जाता है, उसकी जगह पर वो दूसरा तत्व आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ये जो Na है ये इसको हटाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, और जो Ba है ये कहां चला जाएगा, Na की जगह पर। यानी दोनों ने अपनी क्या कर ली, जगह चेंज कर ली। तो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा NaCl प्लस BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4। चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों तत्वों का, दोनों यौगिकों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होती है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में अगली अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उपचयन एवं अपचयन। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं। यानी उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी तत्व का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। पहली है क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी का क्या नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता। यानी सीधी सी बात है कि क्या होगा, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगी और उसे जुड़ने के कारण उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे Cu प्लस O2। अब कॉपर है और कॉपर के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है
ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हमको पता है क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर कॉपर के ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हुआ है, कॉपर का, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ी है, कॉपर। देखो अभिकारक में केवल सिंगल कॉपर है और उत्पाद में कॉपर के साथ में कौन जुड़ी हुई है, ऑक्सीकरण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हाइड्रोजन निकलती है। क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है। इसी की दूसरी है अपचयन। क्या है, अपचयन। अपचयन के लिए यहां पर अपन एग्जांपल लेते हैं कि अपचयन में क्या होगा, अपचयन उल्टी है। अपचयन इस ऑक्सीकरण की उल्टी है। हमने ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को जोड़ा था तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इन दोनों के मध्य में ऑक्सीजन होगा तो एक से ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरे में क्या होगा, एक से ऑक्सीजन निकलेगी और एक में जुड़ेगी। एक से निकलेगी और दूसरे में जुड़ेगी। क्या बना, CuO प्लस H2, इन दोनों के मध्य में अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर Cu और H2 दो उत्पाद प्राप्त हुए। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि किसका तो उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ। तो यहां पर एक बात नोट कर लो तुम, इधर मैं लिख रहा हूं उपचयन। उपचयन की क्या नोट करनी है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना और H2 का निकलना। और अपचयन के लिए, अपचयन के लिए क्या करना है, O2 का निकलना उल्टा है और H2 का जुड़ना। अगर ये दो चीजें तुमको याद हैं तो कभी कंफ्यूजन होगा ही, अपचयन और उपचयन में कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था। अब ये कॉपर ऑक्साइड जब उत्पाद था, उत्पाद में पहुंचा, उत्पाद में अकेला कॉपर रह गया तो यहां से क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि हमने अपचयन में क्या कहा है, O2 का निकलना। दूसरे की बात करें H2 भी था, लेकिन H2 में क्या हुआ, H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, H2O हो गया, तो इसका क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन। तो ये दोनों अपन ने एक ही अभिक्रिया में समझ गए ना अपन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। नया अपन एक अन्य उदाहरण से लेते हैं। अगला एग्जांपल, ZNO प्लस कार्बन, यहां पर बनेगा Zn प्लस CO। अब मैं आपसे पूछूं किसका तो उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, तो क्या चेक करना है, ये उपचयन के लिए चेक करना है। उपचयन हुआ है तो पहले तो ये चेक करें कि किसी में ऑक्सीजन जुड़ी तो नहीं है। तो अपन बात करें कि ZNO, तो ZNO में ऑक्सीजन है, उत्पाद में क्या है, क्या ऑक्सीजन, चेक किया नहीं है, तो इस ZNO का क्या हो गया, अपचयन का उपचयन, ऑक्सीजन निकल गई है तो अपचयन के अंदर होता है ये O2 का निकलना, तो ZNO का हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन में सॉरी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो जुड़ने का मतलब है उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। और ये जब अगर दोनों साथ में हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या परिभाषा देंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया
कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे अभिक्रियाएं कोर्स के अनुसार पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक और बचते हैं। एक टॉपिक बचता है बेटा संक्षारण। क्या बचता है? संक्षारण। और एक बचता है विकृत गंधिता। 2 टॉपिक हैं और दोनों टॉपिक किससे रिलेटेड हैं? अपने उपचयन से। किससे रिलेटेड हैं? अपने उपचयन से रिलेटेड है। संक्षारण, किसी भी चीज का क्षरण। किसी भी चीज का क्षरण। क्षरण कब होगा? जब वो चीज टूटेगी। जैसे लोहे में जंग लगना। जैसे लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने पर क्या होता है कि हमको पता है कि लोहा कमजोर हो जाता है, मतलब उसका क्षरण हो गया। जो भी उसके गुण थे वो उसके गुण धीरे धीरे समाप्त होने लग गए, क्षरण हो गया। तो जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका क्या हो जाता है? अपचयन, उपचयन हो जाता है। जब कोई धातु, क्या लिखेंगे? जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका उपचयन हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण कहते हैं जैसे एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, और लोहे पर जंग लगेगी तो तुमको पता है उसके रंग में परिवर्तन होता है। हमको पता है कि लोहे के ऊपर जो जंग लगती है उसका कैसा कलर होता है? जंग अभिक्रिया। जैसे लोहा है, लोहे किसके संपर्क में आएगा? आर्द्रता के संपर्क में। आर्द्रता मतलब जल, H2। क्या बनेगा बेटा? Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 क्या बनेगा? ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसमें ये जो बनी है, क्या बनी है? ये फेरिक ऑक्साइड। ये है जंग। क्या है? और जंग का अगर मैं बात करूं तो लोहे पर जो जंग लगती है वो होती है भूरे रंग की। प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि लोहे पर जंग किस रंग की होती है? तो क्या है? भूरे रंग की। जंग तांबे पर भी लगती है। जंग तांबा, कॉपर, Cu, तांबे पर भी लगती है। तांबे पर कैसी लगती है बेटा? हरे रंग की। कैसी लगती है? हरे रंग की। चांदी Ag, चांदी पर भी लगती है। कैसे कलर की? काले कलर। कैसे? काले रंग की। छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के अंदर। तांबा हरे रंग की, चांदी काले रंग की। ठीक है। इसके अलावा लोहे पर हो गई भूरे रंग की। हमारा आखिरी और अंतिम टॉपिक बचता है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। नोट कर सकते हैं। विकृत गंधिता लास्ट टॉपिक है। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है कि जब कोई पदार्थ उपचयित होता है। उपचयित का मतलब जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेल वाले होते हैं या गंध वाले होते हैं, तो उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है या उनकी गंध, स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। यानी विकृत, जो उनकी गंध है वो विकृत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? परिभाषा क्या है? उपचयन के बाद
बाद तेल व वसा युक्त पदार्थ, उपचयन के बाद तेल व वसा युक्त पदार्थ क्या करते हैं, पदार्थ अपना स्वाद व गंध में परिवर्तन करते हैं या हो जाता है, करते तो क्या है, हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, गंध बदल जाती है। भाई हमने कहा कि एक चिप्स का पैकेट लेके आए, चिप्स के पैकेट कुछ दिन के बाद में खुला रह गया, खुला रहने के बाद में हमको पता है ऑक्सीजन गई उसके अंतर्गत, ऑक्सीजन जाते ही उसका क्या हो गया, उपचयन, और उपचयन होने पर वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पहले जैसा मतलब स्वाद नहीं रहेगा उसमें, स्वाद में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी पैकेट होते हैं या फिर बाजार से जो भी अपन पैकेट लाते हैं, सारे पैकेट बंद आते हैं और उनमें ऑक्सीजन से बचने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गैस करते हैं, नाइट्रोजन, कौन सी करते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करती है और उसको उपचयन से बचा लेती है। तो बच्चों आज का जो अपना रिवीजन कोर्स था, और आज हमने एक चैप्टर को पढ़ा है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे अगला चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण। हम प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ये रिवीजन आपके उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देगा, या आपको रिवीजन, क्योंकि अपन घर पे करते हैं, किताब पढ़ते हैं वही चीजें बार बार, क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाई चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे अपने क्या दिमाग से ब्लर होने लगती है। तो इस रिवीजन कोर्स से वापस वो सभी चीजें अपने दिमाग में आने लगेंगी, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि ये चीज हमने अभी पढ़ी, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और समय कम है, आपको पता है मार्च में 16 मार्च से आपकी एग्जाम है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और जो भी प्रश्न कमेंट जरूर करें, जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके समझ में नहीं आए हैं, क्योंकि रिवीजन कोर्स है, तो आपको अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करना, शेयर करना, ताकि और भी आपके भाई लोगों को हेल्प मिल सके, और प्रश्नों को कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। और हम अगला चैप्टर लेके आएंगे रिवीजन कोर्स के अंदर अम्ल, क्षारक और लवण।